तो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, भजनलाल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है और क्या कुछ डिसीजन आज कैबिनेट ने लिए हैं उनको लेकर के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा क्या कुछ बता रहे हैं, सुन लेते हैं। भजनलाल शर्मा जी ने कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगतियों एवं वेतन सुधार संबंधी सिफारिशों को दिनांक 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की गई थी। अब मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद सेवानिवृत्त आईएएस श्री खेमाराम चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने के वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशें लागू की जा रही है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद को सीधी भर्ती हेतु वांछित अनुभव संबंधी योग्यता के प्रावधान को विलोपित करने का अनुमोदन भी आज की मंत्रिमंडल बैठक में किया गया है। आयुष विभाग में अब तक आयुष विभाग में वर्तमान में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर चयन शैक्षणिक योग्यता BAMS, MUMS एवं BHMS के प्राप्तांकों पर बोनस के आधार पर सीधी भर्ती किया जाता रहा है, जबकि अन्य पदों पर कार्मिकों का चयन RPSC द्वारा भर्ती के माध्यम से किया जा रहा है। नियमों में समरूपता लाने के उद्देश्य से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर अब RPSC के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सेवा नियमों में संशोधन को आज मंत्रिमंडलीय बैठक में मंजूरी दी गई है। समान पात्रता परीक्षा पुलिस विभाग में बताऊं के अंतर्गत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी, जबकि RAC और MBC कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए अब तक शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी निर्धारित की गई थी। इस कारण RAC और MBC के कांस्टेबलों के पदों में भर्ती नहीं हो पा रही थी। इसको देखते हुए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के संगत नियमों में संशोधित करते हुए RAC और MBC कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी के स्थान पर सीनियर सेकेंडरी किए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिमंडलीय बैठक में लिया गया है। मैं माननीय आप आगे की बताइए। मित्रों, 2024 का वर्ष धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर जा रहा है और राजस्थान के विकास की नई दिशा, नई दशा और विकसित प्रदेशों में गिनती होने के लिए राजस्थान प्रदेश 2025 की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसी से निमित्त आज मंत्रिमंडलीय बैठक में इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसकी कल्पना शायद राजस्थान प्रदेश के आम आवाम ने पहले नहीं की होगी। आप सभी मित्र रोज PC के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्ता करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और आंकलन भी करते हैं। आपका आंकलन पब्लिक के बीच में जाता है, पब्लिक का आंकलन आपकी मार्फत और जाता है। आज जो मेरे साथी ने राजस्थान के आर्थिक विकास में जो नए आयाम कायम करने वाली 9 नीतियों का मंत्रिमंडल ने जो अनुमोदन किया है, आप उसकी कल्पना करेंगे तो आप लगेगा कि राजस्थान में कितने आर्थिक विकास के लिए, राजस्थान की प्रगति के लिए, राजस्थान को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने के लिए काम आएंगे। राजस्थान में निर्यात कैसे बढ़े,
इसके लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति बनाई गई। राजस्थान में एक जिला एक उत्पादन में कैसे उत्पादन में अधिक से अधिक जिलों को अपने अपने जिले के उत्पादन में प्रोत्साहन मिले, उसके लिए राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 बनाई गई। राजस्थान AVGC XR नीति 2024 बनाई गई। पर्यटन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान के लिहाज से चाहे जयपुर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, भरतपुर हो, सीकर हो, ये हमारे जिले पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटन में हमको बहुत बड़ा पोटेंशियल मिलने वाला है। हमारा विदेशी मुद्रा मिलती है, इसलिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 बनाई गई। और दूसरा खनिज, जो हमारे ट्रांसपोर्ट होने के उपरांत सबसे अधिक फोकस हमने किया गया इस वर्ष, जिससे राजस्व सबसे अधिक आपने अनेक बार आपके समाचार पत्रों में उसका आंकड़ा छापा है। इतने वर्षों के उपरांत इतना अधिक राजस्व हमको खनिज की मार्फत मिला है, बजरी की खनिज अलॉटमेंट का हो, दूसरी जो हमारा मटेरियल उसके संबंध में हो, तो इसको और प्रोत्साहित करने के लिए खनिज नीति 2024 लाई है। और एक आपकी मार्फत रोज हर क्षेत्र में विवाद आता है कि बजरी माफिया पनप गए, बजरी टाइम पे नहीं मिल रही है, बजरी के कारण लॉ एंड ऑर्डर में भी असर पड़ता है। तो उसका सब्स्टिट्यूट करने के लिए बजरी के लीज आवंटित हो रही है, वो बहुत गति से आवंटित हो रही है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट करने के लिए आज राजस्थान में एक नया योजना किया है, राजस्थान एम्स एंड नीति। जो हमारा एम्स एंड है, जो दूसरे तरह के मटेरियल निकलता है, जो वेस्ट है, जो पड़ा रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, उसको उपयोगी बना करके बजरी का सब्स्टिट्यूट करने के लिए राजस्थान एम्स नीति लाई है। और राजस्थान प्रोत्साहन नीति के जो हमारा एक्सपोर्टर्स है, उसको कितनी आवश्यकता है, वो वर्ल्ड में कैसे दूसरे देशों की कंपटीशन में आ सके, अपना निर्यात बढ़ा सके, कहाँ का उसको परेशानी हो रही है, उसको दूर करने के लिए ये राजस्थान प्रोत्साहन नीति लाई है। आप अनुमान लगाइए 2023-24 में हमारा एक्सपोर्ट का जो क्वार्टर है 23,000 करोड़ के लगभग 23,700 करोड़ का है, और हमारा लक्ष्य है कि इसको बढ़ा करके कितना करना, वो आंकड़ा बताओ। उससे पहले अभी हमारा स्थान इंडिया में 13वां है एक्सपोर्ट में। हम जो इंडिया में जितने हमारे प्रदेश में 13वां है। हमारा लक्ष्य है कि हम इसको बढ़ा करके 10वें स्थान पर आना है। एकदम हम कहते पहले स्थान में आएगा तो संभव नहीं, क्योंकि कोई कहना और करने में बहुत फर्क है। 10वें स्थान पर लाना है, और इसमें विशेषकर हमको इंजीनियरिंग का सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, कृषि एवं खाद्य उत्पादन, धातु उत्पादन, पत्थर, हैंडीक्राफ्ट, सैंडस्टोन, ये सारे इतने हैं जिसको हम आगामी 5 वर्षों में 1.25 से 1.25 लाख करोड़ तक बनाने का हमारा लक्ष्य है। और हमारा संकल्प है कि शायद ये 10वें से 5वें स्तर पर भी अगर हमारा लक्ष्य पूरा हो गया तो हम इंडिया में इस लक्ष्य में आएंगे, और इसकी सब्स्टिट्यूट जरूरी है। इसीलिए आज हमने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, पार्कों, बायोमास परियोजनाओं, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं एवं स्टोरेज आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु नवीन राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दी है। तो ये 9 नीतियां इसीलिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि हमारा राजस्थान एक विकसित और समृद्ध प्रदेश बने, और हिंदुस्तान में हम आगामी 3, 4 और 5 वर्षों के अंदर अंदर 10वें विकसित राज्य के रूप में पहुंचावे। ये मोटे मोटे रूप में था। एक विशेष रूप से मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा। आप सब अनेक सांख्यिकी दृष्टि से भी देखते होंगे, हमारे स्टेट की जीडीपी अभी 3.4% जीडीपी हमारी। हमारा लक्ष्य है कि इसको हम 2025 तक 5% तक और 2047 तक 8% ले जाने का हमारा संकल्प है। और जब तक हम 2047 तक 8% नहीं ले जाएंगे, हम हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों के कंपटीशन में विकसित प्रदेश 1, 2 और 3 की स्टेज पर नहीं आएंगे। रोजगार अभी हमारा 35 लाख के लगभग है इसमें, उद्योग है, खनिज उद्योग में। हम 2025 से 25 लाख और 2047 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार इसमें सेक्टर में देने का लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। और इसी के तहत हमारी
इंडिया पॉलिसी, प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल करना, ईसी जो मिलती है, जो फॉर्मेलिटी जो होती है, ईसी देना वो देना, सब एक ही साथ। और आज हमने जो नीति बनाई उसमें तय किया है कि कोई भी माइनिंग लीज, माइनिंग एरिया देने से पहले ईसी जितनी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने के बाद ही हम ऑक्शन करेंगे। इसीलिए हमारे एलओटीज को बार बार विभाग में नहीं घूमना पड़े, दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़े, इसी की वजह से माइन जरूरी हो रही है, उसकी वजह से जरूरी हो रही है। इन सब के शेर ये हिस्टोरिकल चेंज राजस्थान के इतिहास में है, और ये सब इतिहास में इसीलिए है कि हमको राजस्थान को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाना है, जिसमें आपके सहयोग की भी अपेक्षा है। आप भी हमारे नागरिक हैं। और दूसरा, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो इंतजार कीजिए। दूसरा, आपको सबसे ज्यादा इंतजार है कि राजस्थान में आप कौन से नए लॉ लाने वाले हैं, और साथ ही साथ हमारे राजस्थान में ये जो मैंने पॉलिसीज बताई है इसको और स्ट्रेंथ करने के लिए हमारे SC ST भाई भी हमारे लिए उतने ही जरूरी है। हमारे समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म को एक साथ विकास होगा, तभी राजस्थान प्रदेश का विकास होगा। राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 16 और राजस्थान टेनेंसी की धारा 42B के कारण हमारा जो SC वर्ग का भाई है उसकी जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसी को SC वर्ग को ही ट्रांसफर हो सकती, दूसरे वर्ग को ट्रांसफर, तो वो इस कंपटीशन में कहीं न कहीं हमसे पिछड़ जाता है। तो उसका आज एक नया इतिहास कायम हुआ है। हमारा SC का ST का कोई भाई अपनी खुद की जमीन अगर कन्वर्ट करवा देता है तो जितनी पूर्व के जो खर्चे लगते थे, फॉर्मेलिटी जो होती थी, उन सबको कम कर दिया है। वो जाके तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लगावे, अपनी खुद की जमीन का कन्वर्ट करवा दे, चाहे उद्योग के लिए करावे, होटल के लिए करावे और किसी के लिए करावे, और उसमें उसको खर्चा भी मिनिमम बहुत कम कर दिया है जो उसको अफोर्ड कर सके। और फॉर्मेलिटीज कम करने, घूमने के लिए जयपुर आने की जरूरत नहीं, जोधपुर या जिला मुख्यालय पर जाने की जरूरत, संबंधित तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लगाएगी, उसकी भूमि कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद वो स्वयं अपना उद्योग लगावे, अन्य के पार्टनरशिप में कोई बड़ा उद्योग खड़ा करे, होटल लगावे या कॉमर्शियल उपयोग लेवे। ये भी एक रेडिकल चेंज है। इसमें हमारा फोकस ये रहा है कि जमीन हमारे SC भाई बहन की उसी के पास रहे और वही उसमें जमीन को डेवलप करे और वो अपना स्वयं का धंधा करे, इसलिए उनका भी इसी के साथ विकास होगा। तीसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से। हम पाकिस्तान से सबसे नजदीक बॉर्डर में रहने वाले प्रदेश के लोग हैं, और आप रोज आए दिन सुनते हैं घुसपैठिए, आजकल ड्रग सप्लायर्स ऊपर से सीधा फेंक देते हैं, और इन सबको रोकने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे ये कहा है कि आप लैंड अलॉट कीजिए, और हम हमारे जो वायर फेंसिंग है जिसका आपको बिल्कुल जानकारी, उसके पैरेलल पूरी रोड बनाएंगे ताकि मॉनिटरिंग पूरी हो सके। वहां से हमारे साहब BSF का व्हीकल है, साहब मिलिट्री का व्हीकल है, वो आराम से गुजर सके, देख सके, मॉनिटरिंग कर सके। इसके लिए वायर फेंसिंग के पैरेलल हम जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट रोड बनाने के लिए जमीन मांगेंगे, हम उनको मिनिमम प्राइस पर जमीन को अलॉट करेंगे। ये भी आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। उसके बाद आपके सामने एक आता है राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन बिल, जिसको कहते हैं धर्मांतर कानून। इसके लिए अनेक बार आपसे प्रश्न दे चुका हूं, आप वो पूछते हैं कब होगा। आज हमने इस बिल को मंजूरी दी है, और आगामी विधानसभा का जब भी सत्र आएगा इसमें पेश करके इस कानून को हम पास कराएंगे। इंडिया में आज से पहले, आप सभी जानकार है, इंडिया में आज से पहले उत्तर प्रदेश में हो गया 2021 में, और मध्य प्रदेश में हो गया 2021 में, और उत्तराखंड में हो गया 2018 में, गुजरात में हो गया 2021 में, हिमाचल प्रदेश में हो गया 2019 में, झारखंड में हो गया 2017 में, और कर्नाटक में हो गया 2022 में। और मित्रों के ध्यान से सुनना, उड़ीसा में हो गया था 1967 में, और भी प्रदेशों ने किया है, और आज हमने भी किया है। इसमें संविधान का आर्टिकल 25 हम सबको अंतःकरण से अपने धर्म को मानने की शक्ति प्रदान करता है। हम सभी धर्मों को बराबर मान्यता देते हैं, उसको मानते हैं। धर्म की मान्यता हमारे लिए सबसे
अपने अपने इच्छानुसार अपने जन्म के अनुसार धर्म अपनावे, पूजा पद्धति अपनावे, उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आर्टिकल 26 ये कहता है कि हमारे इस सदाचार को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। किसी को प्रलोभन देकर, आर्थिक समझबात दिखाकर, गलत तवज्जो देकर, उसकी अनपढ़ता, बलमानसता, आर्थिक कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर, अन्य के तरह से प्रलोभन देकर, वास्तविक स्थिति से अनुरोध कराकर, परिवार और अन्य लोगों या रिश्तेदारों से बिना जानकारी करवाए या प्रशासन को बिना सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवाता है, तो इसको हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन मानते हैं।